हेलो बच्चा गैंग, क्या हालचाल। एक नंबर। और आपके सामने हाजिर हैं आपके गब्बर सर। तो गब्बर सर आए हैं, यानी कि आपके प्यारे ऋषभ त्यागी सर आए हैं। और आज हम बात करने वाले हैं उन चेंजेस पर जो आपके CS जून 2024 वाले बच्चों के लिए लागू होते हैं। वैसे तो इसमें कुछ चेंज ऐसे हैं जो हमारे बच्चों को पहले से पता है, लेकिन फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें आपको दे रखी है। ये चीज आपको ICSI के सप्लीमेंट्स में भी मिल जाएगी जून 2024 के हिसाब से। ये आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है ना, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आपका पेपर नंबर 4, वहां पर देखिए मॉड्यूल 1 में चैप्टर है आपका डिबेंचर्स वाला, अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स, और उसका पार्ट है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का मतलब सर, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का मतलब जब हमने जो डिबेंचर्स दिए थे पब्लिक को, उसके बदले पैसा लिया था, अब कुछ टाइम बाद हमें उनको रिडीम करना पड़ेगा, उनका पेमेंट देना पड़ेगा। तो उसी को कहते हैं। अब यहां पर कह रहा है सेक्शन 71 सबसेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी में इशू डिबेंचर विद इन एन ऑप्शन टू कन्वर्ट सच डिबेंचर इनटू शेयर्स एदर होली और पार्शली। यानी कि कंपनी जब डिबेंचर्स को इशू करेगी तो वो कन्वर्ट कर सकती है सारे के सारे डिबेंचर शेयर में, या कुछ कन्वर्ट कर सकती है पार्शली। तो उसके लिए यहां पर आपसे कह रहा है कि उनको एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा जनरल मीटिंग में। सेक्शन 71 सबसेक्शन 2 में कह रहा है प्रोवाइड दैट द इशू ऑफ डिवेंचर विद एन ऑप्शन टू कन्वर्ट सच डिवेंचर इनटू शेयर होली और पार्शली शुड बी अप्रूव्ड बाय अ स्पेशल। मतलब वही चीज है जो यहां पर दे रखा है, वही यहां आ गया है, सेम लाइन है। ये यहां पर ये नहीं है बेटा, कन्वर्ट ये नहीं है, वोटिंग यहाँ पे जो हमारा सेक्शन 71 सबसेक्शन 2 है वो चेंज ये आया, ये लाइन गलत है बेटा, चेंज ये आया है कि वोटिंग राइट्स वाले, तो खैर आपको भी मालूम है कि डिवेंचर्स ऐसे ही इशू नहीं कर सकते जिनको वोटिंग राइट्स हो। तो जिनको वोटिंग राइट्स हो वैसे डिवेंचर्स आप इशू नहीं कर सकते, वो कहा जा रहा है सेक्शन 71 सबसेक्शन 2 में। सेक्शन 71 सबसेक्शन 4 में यह कहा गया है कि आपको DRR मेंटेन करना पड़ेगा, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। कितना मेंटेन करना पड़ेगा, किसको मेंटेन करना है नहीं करना है, वो भी आपको अच्छे से दिया हुआ है। और प्रैक्टिस के लिए आपको कुछ आंसर्स भी दिए हुए हैं। जैसे यहां पर कह रहा है क्रिएशन ऑफ डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, बहुत से बच्चों को मालूम भी है बट है ना। सेक्शन 71 सबसेक्शन 4 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 रीड विद रूल। अब यहां पर हम अपनी मतलब की बात देख लेते हैं कि रिक्वायर एवरी कंपनी इशूइंग रिडीमेबल नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर टू क्रिएट अ डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट ऑफ एटलीस्ट अ सर्टेन परसेंट ऑफ द टोटल आउटस्टैंडिंग बैलेंस। वैसे बेसिकली जो टोटल आउटस्टैंडिंग बैलेंस होता है उसका 10% हम DRR बनाते चलते हैं और 15% हम DRI देखते हैं। DRI का मतलब डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट। आपने रिजर्व बना लिया, उसका कोई फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है सर। अगर वहीं पर आपने वो पैसा कहीं पर इन्वेस्ट कर दिया है तो जाहिर सी बात है आपका वो इन्वेस्टमेंट है, आपको उस पर ब्याज ही मिलती रहेगी। कितना, 15% होना चाहिए। अगर वो कभी 15% से कम आ गया तो आपको 15% तो मेंटेन करना पड़ेगा, उतना पैसा दोबारा से लगाना पड़ेगा। तो वही यहां पर आपको दे रखा है। अब इनकी एंट्रीज आपको दे रखी है, जैसे देखिए लेट अस अज्यूम एक अनलिस्टेड कंपनी ने इशू करे 10 करोड़ डिबेंचर्स इन जनवरी विद अ मैच्योरिटी डेट 2032। कितने साल के लिए, 10 साल दिख रहे हैं यहां पर। अब इस केस में क्या होगा, कंपनी 10% का अपना क्या करेगी, DRR बनाती चलेगी टोटल आउटस्टैंडिंग बैलेंस पर। ठीक है, हाँ जी। ये आपको दे रखा है डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व शैल बी क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी अवेलेबल फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड, द लिमिट विद रेस्पेक्ट टू एडुकेसी DI इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट एज द केस में बी शैल एज अंडर। यहां पर देखिए केस दे रखा है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंकिंग कंपनी फॉर बोथ पब्लिक एज वेल एज प्राइवेटली, इनको कोई भी DRR बनाने की जरूरत नहीं है। अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विद इन द मीनिंग ऑफ क्लॉज, यहां पे भी इनको बनाने की जरूरत दे रखी है। DRR विल बी एप्लीकेबल टू NBFC रजिस्टर्ड विद, जो हमारा रूल के हिसाब से है। ऑल लिस्टेड NBFC एंड लिस्टेड HFC फॉर बोथ पब्लिक एज वेल, इनको भी जरूरत नहीं है। अदर लिस्टेड कंपनी पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट प्लेस डिवेंचर
इसके हिसाब से इनको भी नीड नहीं है, जो यहाँ पर कवर होती हैं अदर देन के हिसाब से। ठीक है, तो यहां पर आपको बस ध्यान रखना है कि DRR जो भी हमारी अनलिस्टेड है, फॉर अनलिस्टेड कंपनी, अब अनलिस्टेड कंपनी में जो भी हमारा आएगा यहां पर उनको 10% के हिसाब से DRR मेंटेन करना पड़ेगा। अब यहां पे आपसे कह रहा है एज पर रूल 18 ऑफ द कंपनीज अमेंडमेंट रूल, ऑल लिस्टेड NBFC, ऑल लिस्टेड HFC, ऑल अदर लिस्टेड कंपनी, ऑल अनलिस्टेड कंपनी, इनके बारे में आपको दे रखा है, जो कि NBFC और HFC नहीं होना चाहिए कि किसको मेंटेन करना है किसको मेंटेन नहीं करना। हालांकि आपको जो क्वेश्चन आएगा वो मेंटेन करने वाला आएगा, इतना कंफ्यूज नहीं रहना है आपको, और क्वेश्चन में दे भी रखा है। फिर आपको दे रखा है कि जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो, जो मैंने कहा था 15% इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, तो वो कहां कहां कर सकते हो, किन किन सिक्योरिटीज में कर सकते हो, उनके बारे में आप बात दे रखी है। ठीक है, चलिए यहां पर ये लाइन आपको ध्यान रखनी है कि जो भी आप मार्च है, अप्रैल शुरू होती है, आपको पैसा कब जमा करना है, अप्रैल के लास्ट से पहले ही कर देना है आपको, मेच्योरिटी उसकी अगले साल होती है 31 मार्च में, 15% आपको करना है। एक मेन चीज जो है वो है कि पहले जब आप सिंकिंग फंड, आपने देखा था सिंकिंग फंड पे जो इन्वेस्टमेंट कर रखा था, उस पे जो ब्याज मिलती थी हमें, वो हम सिंकिंग फंड में ही ट्रांसफर कर रहे थे। बस ये एक मेजर चेंज ध्यान रखना है कि अब जो उस पर ब्याज मिलेगी उसको आप सिंकिंग फंड में ट्रांसफर ना करके प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो ये आपको दे रखा है कि कैसे कैसे क्या होता है। सबसे पहले आपने क्या करा, आपने प्रॉफिट एंड लॉस में से DRR को अलग कर दिया, तो प्रॉफिट एंड लॉस में से पैसा कहां डाला, DRR में, तो एंट्री क्या करी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। उसके बाद आपने इन्वेस्टमेंट करा, अब आपने इन्वेस्टमेंट करा तो आपके पास इन्वेस्टमेंट आए और पैसा गया, तो DRI अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। देन जब आपको इसकी ब्याज मिली, ब्याज आ रही है आपके पास, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। अब इस ब्याज को हमें कहां ट्रांसफर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस में। ये एक चेंज आया है कि ये जो ब्याज आई है, इंटरेस्ट आई है, कहां जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी। अब जब रिडेम्पशन का टाइम आया तो आप अपने इन्वेस्टमेंट को भी बेच दोगे, बेचा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। उसके बाद आपने उनका पेमेंट करा, डिबेंचर्स लिए और डिबेंचर्स होल्डर को पेमेंट कर दोगे, डिबेंचर होल्डर टू बैंक। फिर अब आपको DRR बनाने की नीड ही नहीं है क्योंकि पेमेंट तो हो गया है, तो जो बैलेंस DRR में था वो कहाँ चला जाएगा, जनरल रिजर्व में। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। बट यहां पे देखिए, कंसीडरिंग द फैक्ट दैट इंटरेस्ट इज रिसीव्ड ईच ईयर थ्रू कैश और बैंक अकाउंट एट इट इज नॉट री इन्वेस्टेड, जो ब्याज मिल रही है आपको वो या तो कैश में आ रही है बैंक अकाउंट में आ रही है। In the illustration given in the chapter, the same has been considered and hence interest on DRR investment is not credited to DRR account। हाँ डालना है हमें प्रॉफिट एंड लॉस में। ये एक चीज आपको ध्यान रखनी है बहुत अच्छे से। बाकी मोड्स ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स दे रखे हैं, कैसे कैसे आप पेमेंट कर सकते हैं, लमसम यानी सारा का सारा पेमेंट एक बार में कर सकते हैं, इंस्टॉलमेंट में कर सकते हैं। आप ओपन मार्केट में परचेज, आपने देखा होगा अपने ही डिबेंचर्स को परचेज कर रहे थे, या तो तुरंत कैंसिलेशन के लिए या इन्वेस्टमेंट के रूप से, और शेयर्स में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो वही चीज है सेम, इसमें कुछ खास चेंज नहीं है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे रखे हैं प्रैक्टिस के लिए, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। और अगर आप मेरी जो सिद्धांत 2.0 का अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर्स वाली वीडियो देखोगे तो वहां पर मैंने इनमें से कुछ क्वेश्चन ही प्रैक्टिस भी करवाए। अब जहाँ देखो, द फॉलोइंग बैलेंस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ ए कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी है अदर देन AIFI और बैंक की कंपनी, तो इस पर DRR कितना मेंटेन करना पड़ता है, 10% के हिसाब से। तो आपसे कह रहा है 6% मॉर्गेज, 10,000 डिवेंचर ऑफ ₹100 इज डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व आपको दे रखा है रिडेम्पशन के लिए 5,000 का। ठीक है, इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट विद शेड्यूल बैंक फ्री फ्रॉम एनी चार्जेस आपको दे रखा है। ठीक है, देन आपको बैलेंस विद कंपनी भी दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स हैड बीन पेड अप टू दिसंबर, यानी कि 31 दिसंबर तक की ब्याज आपको दे दी है। अब देखो इसमें आपने क्या किया है, सबसे पहले देखो आपने बनाया डिवेंचर्स अकाउंट, आपके पास डिवेंचर होल्डर से पैसा आएगा,
जब बैलेंस ट्रांसफर करोगे उसके लिए अकाउंट बना है। DRR में आपको 15,000 रुपये ट्रांसफर किए हैं, जिसमें से 10,000 रुपये आपने और लिए हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 5,000 पहले से थे शायद से। यहाँ पर देखो डिबेंचर रिडेम्पशनिज्म में 5,000 का जो अमाउंट था ये पहले ही से था। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा बेटा, खूब अच्छे क्वेश्चन हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए बताए हैं मैंने, और बाकी कुछ मेजर चेंज नहीं है। बस यही याद रखना है कि जो आपकी उसकी इंटरेस्ट है वो कहाँ जाती है और किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। बाकी सिद्धांत 2.0 के लेक्चर आप लोग देख ही रहे होंगे, उनमें कोई भी दिक्कत आ रही किसी भी चैप्टर में तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। पढ़ते रहिए। टाटा बाय बाय, लव यू, गब्बर सर, गब्बर आर्मी।